नमस्कार आदाब, मैं इंजमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वो कहते हैं कि इंसान में लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो कामयाबी हासिल कर ही लेता है। कुछ इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां अनिल बसाक ने चढ़ी हैं। वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी का राज। स्वागत है अनिल जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। जी नमस्कार। सलाम वालेकुम सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। अनिल जी, जैसा कि आपने बहुत ही परेशानियों के बाद एक नए आयाम को लिखा है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी परवरिश कहाँ हुई और आपकी स्कूलिंग कैसे हुई। जी सर, मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। पहले हम लोग गांव में रहते थे, खारुदो जो हम लोग का बर्थ प्लेस या हमारा जो नेटिव प्लेस हो गया। उसके बाद हम लोग जो है किशनगंज जो है मेन टाउन जो है वहाँ पे मूव कर गए थे। और मेरी स्कूलिंग वगैरह किशनगंज से रही है। और मैं 8th तक मैं ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद 10th जो है मैंने अररिया पब्लिक स्कूल से किया था, और 12th जो है बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था किशनगंज में। उसके बाद जो है 1 साल में कोटा में था, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। और 2014 में मैं आईआईटी जेई के लिए सेलेक्ट हो गया था, और मुझे 2016 रैंक आई थी, और उसके बेसिस पे आईआईटी दिल्ली मिला था। और मैं 2018 में पास आउट हुआ था आईआईटी दिल्ली से। सिविल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट था। और जो यूपीएससी का जो फॉर्मल प्रिपरेशन है वो 2016 में स्टार्ट किया था। और ये 3rd ईयर था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था। और कोइंसिडेंस या नंबर्स का गेम है कि मेरा दो आईआईटी जेई में 2016 रैंक आया था। और मैंने जो है ये कोइंसिडेंस है कि 2016 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जी। इसका सिविल सर्विसेज का। फाउंडेशन जो है ये मुझे पता भी नहीं था कि बीज जो है बहुत पहले ही बो दिए गए थे। जैसे मेरे पापा जो हो गए बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स देखते थे, जी। तो थोड़ा बहुत मुझे करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था। इसके अलावा मेरे प्राइमरी टीचर थे जी। जयशंकर सर, तो उन्होंने भी जो है थोड़ा सा जनरल कंपटीशन की आदत डलवाई थी। और जो जनरल नॉलेज के बुक्स है वो पढ़ने को कहते थे। उसके बाद वो खुद कंपटीशन के एग्जाम देते थे, उनके क्वेश्चन पेपर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगने लग गए थे, तो मैं भी सॉल्व करने लग जाता था उसको। जी। तो फिर उससे थोड़ा सा था कि गवर्नमेंट जॉब में शायद जाना है। बट 10th तक आते आते मेरे दोस्त भी क्योंकि आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं जी। आईआईटी जेई में आना चाहता था 10th में। जी। लेकिन 10th में मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं थे, 9 पॉइंट ही आए थे, 9.0 आए थे, जहाँ पे जनरली बच्चों के 10 आते हैं। जी। मेरा 9 आया था, तो मुझे शायद लगा कि मैं आईआईटी जेई नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं स्कूलिंग कर लूँ। पापा ने भी यही बोला। और मैंने जो है 11वीं और 12वीं जो है, इसीलिए मैं बाहर नहीं गया कहीं, और 11वीं 12वीं प्रॉपर स्कूलिंग की। और 12वीं में फिर मेरे अच्छे रिजल्ट आए, और इस बार जो है 95% से ज्यादा मार्क्स आए थे। उसके बाद फिर मैं कोटा गया, आईआईटी में बीटेक किया। और बीटेक में मेरी अच्छी सीजीपीए भी रही, 8.6 से ज्यादा मेरी सीजीपीए रही। और मैं एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम, इसमें भी काम किया हूँ, जिसके अंदर हम लोग जो है जैसे स्लम है हमारे आईआईटी के बगल में, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, वहाँ पे बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे। मेस टीचिंग प्रोजेक्ट था, जिसमें मेस के जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों को भी पढ़ाते थे। इसके अलावा जो है एक ग्रीन वॉरियर प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जो है हम लोग वेस्टेज जो होता है, जैसे कि हॉस्टल्स में खाना लोग फेंक देते हैं, या बिजली का वेस्टेज या पानी का वेस्टेज, इसके ऊपर भी रोकने थे। ऐसे और भी कई सारे काम हम लोग नेशनल सर्विस स्कीम में करते थे। इससे भी थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया पब्लिक सर्विस का। इसके जी। अलावा जो सिविल सर्वेंट्स जो ऑलरेडी हमारे कॉलेज से थे, आईआईटी दिल्ली से, वो लोग भी आए थे इवेंट्स में, जैसे भावेश मिश्रा सर हो गए, पुलकित गर्ग सर हो गए, ये लोग जो है थे आए थे इवेंट में। तो इनसे भी इंटरेक्शन हुआ, तो इन्होंने भी काफी इंस्पायर किया था। और बहुत अच्छी बात भी ये रही कि भावेश मिश्रा सर ने कल ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। तो जिनसे इंस्पिरेशन था उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात हो गई। हाँ। और और इसके बाद जो है मैंने 2016 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 3rd ईयर में फॉर्मली, तो मैंने कोचिंग की थी 2016 से 17 में जनरल स्टडीज का विजन आईएएस से। और जी। 17 से 18 जो था मेरा ऑप्शनल का कोचिंग था, आईएमएस एक इंस्टीट्यूट है उससे किया था। इसके बाद में 18 का जो प्रीलिम्स होता उसमें अपेयर हुआ। भले ही मैंने बहुत मेहनत की थी 2016 से 18 तक कॉलेज के साथ साथ थी, लेकिन हो नहीं पाया था मेरा एग्जाम। कई कारण थे, उसमें से एक जो था एरोगेंस या अहंकार कह लीजिए कि ये एग्जाम शायद निकल जाएगा ज्यादा मेहनत करने से। ऐसा भी नहीं है, राइट स्ट्रेटेजी की भी जरूरत है, सही जो दिशा में मेहनत करने की भी आवश्यकता थी। और भी था, ओएमआर शीट फिल नहीं कर पाया था मैं पूरी तरह से। और भी कई कारण थे, टेस्ट सीरीज कम देना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कम एनालाइज करना, ऐसे बहुत सारे कारण थे जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ 18 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। हालांकि जब भी हम लोग फेल करते कुछ फायदे भी रहते हैं हमारे पास, जो हमें जो जी। सिक्के का जो दूसरा पहलू है, हर हर हार में हमारी जीत भी होती है। वो ऐसे
कि जब मैं हार गया था 2018 में प्रीलिम्स में, तो 4 चीजें जो कम से कम हर व्यक्ति जीतता है बड़ी हार से, वो पहला तो ये है कि हम थोड़ा सा हम्बल होते हैं, विनम्रता आती है हमारे अंदर, जो हमारा अहंकार है वो थोड़ा टूटता है। दूसरी जो चीज है वो हमें हमारे सच्चे दोस्त पता चल जाते हैं, कि उस समय जो हमारे साथ खड़े रहते हैं ना, वही हमारे सच्चे दोस्त हैं। ऐसे थे कई लोग, जैसे एक शिवम कुमार था जो आगरा से था और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही था, और हमारे हॉस्टल अरावली हॉस्टल में था। ऐसे और भी लोग थे, कई लोग थे, शायद सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। तीसरा जो चीज जो हमें मिलता है कि हम जो है कठिन बन जाते हैं, टफ पीपल जो कहते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थितियां आ गई है। और अगर हम देखें देश के इतिहास में भी, अगर शहीद भगत सिंह जी जैसे कठिन लोग इस देश से निकले, तो वो शायद इसलिए भी था कि देश में कठिन परिस्थितियां थी, और कठिन परिस्थितियों में कठिन लोग खुद ब खुद निकल के आएंगे, पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। और चौथी जो चीज जो हमें मिलता है हमारी हार में, वो ये था कि रेजिलियंस एक टर्म होता है, इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेजिलियंस मतलब एक तो हम लोग धक्का खाते हैं और बाउंस बैक करते हैं, जैसे एक स्प्रिंग जो है वो अगर आप उसको दबाएंगे तो वो वापस भी आएगा। जी इसी तरह जी से अगर किसी व्यक्ति को अगर हम दबा देंगे, अगर उसको हरा देंगे, तो वो वापस आके वो फाइट बैक भी करेगा। जैसे क्रिकेट में अगर हम देखें, स्टीवन स्मिथ जी है, जी जो भले ही चीटिंग किया, यस वो गलत है, सब कुछ गलत है, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा उसकी बुराई की, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको सजा भी मिली, 1 साल तक वो दूर रहा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने ऐसी बैटिंग करके दिखाई कि एशेस में हमने देखा था कि 110 का एवरेज था, जो सेकंड बेस्ट था 55 का एवरेज था। और जो बहुत सारे जो क्रिकेट के पंडित थे जैसे हर्षा भोगले जी, उसको उनको रेटिंग्स जो है 11/10 दिया गया था। तो कुछ कारण था, जहां क्राउड जो इंग्लैंड की बूज दे रही थी उसको फर्स्ट इनिंग्स में, जब वो सेंचुरी मार के 144 रन मारे थे, और फोर्थ मैच तक आते आते उन्होंने डबल सेंचुरी मारा, और क्राउड जो है स्टैंडिंग ओवेशन में भी खड़ा हुआ था। तो बूज से स्टैंडिंग ओवेशन में उन्होंने बदल दिया, और आंसू को आंसू में बदल दिया। पहले वो दुख के आंसू भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाए थे, और उन्होंने इंग्लैंड के क्राउड को रुला भी दिया था एसेस में। तो वो भी काफी बड़े इंस्पिरेशन थे क्रिकेट में, वो मेरे लिए काफी बड़े इंस्पिरेशन रहते हैं। ठीक। तो जिस तरह से पहली कोशिश में आपको नाकामयाबी मिली, दूसरी कोशिश में आपने 616वीं रैंक हासिल की, इसके जी बिना जी पर आपको अच्छी नौकरी मिल जाती, जो कि हर इंसान जी चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी कामयाब है। जी बावजूद इसके आपने कोशिश जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुंचे। जी तो जी जी इस तीसरी कोशिश के पीछे की खास वजह क्या थी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि अगर दूसरा प्रयास में मेरे पास ऑलरेडी एक सर्विस थी, तो जी तीसरा प्रयास की आवश्यकता क्या थी। जी देखिए, सबसे पहला तो आंसर यही है कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मोटिवेशन सर अब रहा नहीं जो पहले था। तो जी मेरा एक ही आंसर होता है, या बहुत लोगों को ये आंसर पता ही है, मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो वापस से ये सोचिए कि आपने तैयारी किस कारण से स्टार्ट की थी। हम लोग बहुत बार कारण को भूल जाते हैं, जैसे हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं हमारे आसपास हवा है, उसका महत्व तब पता चलता है जब वो छीन ली जाती है। जैसे कोरोना वायरस में हम देखे तो हमें जो हवा के लिए हम तरस गए थे, 10,000 रुपए में भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। नहीं तो ये भी एक था। इसी तरह से आपने जैसे पूछा कि तीसरा प्रयास क्यों लिया, उसका कारण यही था कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो जो मछली के जो आंख था वो आईएएस ही था। तो मैं मछली तक तो लगभग पहुंच गया था कि आईआरएस आई थी, वो मेरी सेकंड सर्विस थी। खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मुझे लगा अगर मेरे पास अवसर है और घर वाले भी अप्रूव कर रहे हैं, हाँ तो दे दो एग्जाम। मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ एग्जाम। कुछ ही महीनों की बात है, लेकिन महीनों के जगह साल लग गए, 1 साल पूरा ही लग गया था। अगस्त से लेकर के अगस्त 4 2020 को रिजल्ट आया था, और इधर जो है September 24 2021 को रिजल्ट आया, तो 1 साल और लग गए। लेकिन बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि रैंक भी इम्प्रूव हो गया, और बहुत इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 डिजिट में रैंक आएगी। कभी कभी लगता था कि हाँ सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक आएगी, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि लिस्ट में नाम भी नहीं होगा, हो सकता है प्रीलिम्स से क्लियर ना हो। प्रीलिम्स भी जब मैं इस बार दे रहा था तो ऐसा लग रहा था पहला स्टेज शायद फिर से क्लियर नहीं होगा, 1.5 महीने का वक्त था, ये बाद में 1 महीने बचे, बट प्रीलिम्स भी काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गया था इस बार, काफी अच्छे। मुझे एक्सपेक्टेशन है 110 to 120 मार्क्स आ जाने चाहिए प्रीलिम्स में। इसीलिए मैंने अभी तक प्रीलिम्स के वीडियोस बना के यूट्यूब में डाले थे। अगर मेरे मेंस की अगर जब नंबर्स आ जाएंगे, जिन जिन पेपर्स में अच्छे मार्क्स होंगे, तो उन पे फिर मैं भाषण दे पाऊंगा। इसीलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे किसी पेपर में कम नंबर है, अगर उस पे मैं लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ तो ये बेवकूफी होगी। तो हाँ, तीसरा प्रयास जो है मेनली आईएएस के लिए था, तो मैंने इस बार सिर्फ 2 चॉइस डाले थे, आईएएस और आईपीएस। और कृपा से, ईश्वर की कृपा और यूपीएससी की भी कृपा और भी लोगों की कृपा है कि आईएएस मिल गया। और जो है अभी मैं देखता हूँ कि कौन सा कैडर जो होता है, जो होम स्टेट होता है, या बिहार या राजस्थान, मुझे लग रहा है बिहार जो है मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के लोगों ने इस बार बिहार का नाम रोशन कर दिया, बिहार के गौरव जो है हाँ ऐसा लग रहा वापस आ रहा है।
जी। जो हम देखे टॉप 10 में 3 या 4 लोग हैं जो बिहार से ही है, तो मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा कि बिहार के लोगों के कारण अब मेरा होम कैडर नहीं मिलेगा। मुझे अब और खुशी होगी अगर और ज्यादा लोग हैं, क्योंकि होम स्टेट से अगर लोग आ रहे हैं तो जो बिहार को जो लोग जो बैकवर्ड, सो कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट कहते हैं, वो दर्जा जो है वो निकलेगा। एस्पिरेशनल स्टेट्स में अब आ रहा है बिहार। अगर हम देखें पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है 10% से ज्यादा या 11% के आसपास का ग्रोथ रेट से बिहार आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग का जो गौरव था, जो प्राचीन काल में गुप्ता अंपायर देखे या मौर्य अंपायर देखे, ऐसे और भी आर्यभट्ट जी हो गए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो गए, ये बिहार का गौरव। सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब बिहार में ही से रिलेटेड है। सिखिज्म में जैसे गुरु गोविंद सिंह जी है, बुद्धिज्म तो हम जानते ही है, बौद्ध जी। गया और ये, और जैनिज्म तो भगवान महावीर तो बिहार में ही पैदा हुए, बिहार में ही रहे और बिहार में ही उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से बिहार का जो ग्लोरियस जो पास्ट था वो शायद आने वाले टाइम में वापस आएगा, और बिहार जो है मुझे लगता है कि और आगे बढ़ेगा। जी। क्योंकि अनिल जी, आपके पिताजी रेहड़ी फड़ी लगाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, और इतनी परेशानियों के बाद भी आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो किस तरह से आपने इस आर्थिक तंगी को मैनेज किया? जी जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मेरे पापा जो थे उन्होंने बहुत सारे स्थान या बहुत सारे रोल्स में काम किया। पहले जब वो बचपन में थे तो राजस्थान में थे, वहां पे वो हाउस हेल्प के तरह भी काम करते थे वहां पे। फिर उन्होंने शिक्षा भी दी थी, भले ही वो फॉर्मल एजुकेशन उनका क्लास 4th तक ही है, लेकिन इनफॉर्मली जो है उनको एजुकेट किया जा रहा था वहां पे। वो खाना बनाना ये सब सब सीख चुके थे। फिर जो है वो किशनगंज में पहले वो नौकरी कर रहे थे और फेरी का भी काम किया, फिर अपना स्टार्ट किया। अभी जो फिलहाल जो हमारी जो आर्थिक स्थिति जो में जो सुधार हुआ, तो मेनली तो उन्हीं का ही योगदान है। उन्होंने ही जो अकेले दम पे जो है जमीन भी खरीदी। पहले हम लोग भाड़े के घर पे भी थे किशनगंज में। फिर जी। उसके बाद क्लास 5 की बात है, जब हम लोग, जब मैं क्लास 5 में था, 2005 की बात है, जब हम लोगों ने नया फिर जमीन खरीदा था नेपालर कॉलोनी में। जो कि इसलिए जमीन हमें बहुत आसानी से मिल गया क्योंकि वो जमीन जो है रजिस्ट्री नहीं होता है। तो अगर जी। आपको पता होगा शायद कि जो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होता वो आसानी से और बहुत मिल सस्ते रेट्स पे मिल जाए, जाता है। आज बिल्कुल। भी मुझे पता है कि 76,000 में लगभग 2 कट्ठा जो जमीन होता है, जो आई डोंट नो कट्ठा को जी। कितने एकड़ होते हैं, जो काफी डिसेंट होता है, लगभग 3 या 4 परिवार रह सकते हैं वहां पे। जी। जी। तो इसलिए हमारी जो जमीन जो बड़ी दिख रही है, वो इसका कारण यही है कि वो नॉन रजिस्टर्ड जमीन है। और मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इनका घर इतना बड़ा कैसे, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे जो है ये नॉन रजिस्टर्ड जमीन है, इसलिए हमें बहुत सस्ते में मिल गया था। और ये जो घर हमने बनाया वो काफी टाइम में बनाया गया है। और रिसेंटली हमने जो है अपने यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह की है, जब भैया की जॉब लग गई और मेरी भी नौकरी लग गई, तो उन्हें अब लग रहा है कि चलो अब इसके एजुकेशन में और खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो अब जो हमारी सेविंग्स है वो घर पे लगा सकते हैं। तो अब जाके जो है हमारे घर में स्थिति में सुधार आ रहा है। पापा जो है अब भी जो है जो कपड़े का जो व्यापार है वो कर रहे हैं, तो अभी फेरी वगैरह नहीं करते। अभी जो है होलसेल, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग जो है माल कपड़ा जो है वो मंगाते हैं, उसको वीवर्स को बुनने देते हैं, देन जो है कपड़ा सेल करते हैं। तो एक तरह से हम रिटेलर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं, लेकिन सिंगल पर्सन नहीं है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कुटीर उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्री जो आप समझते हैं, एग्जैक्टली वही है हमारा। तो अभी, और भैया जो है मेरे बिजली विभाग में। और जैसा आपने पूछा कि इतनी कठिन परिस्थितियों से कैसे आपने किया, तो इसके पीछे मेन कारण तो भैया और पापा ही थे कि वो दोनों घर को संभालने के लिए थे। मैं घर पे अगर दूसरे नंबर पे था तो कुछ इसका लाभ था। मैं जी। बहुत सारे जो मस्तियां कर पाता हूँ या बहुत सारे जो बकवास कर पाता हूँ, ये शायद इसीलिए कर पाता हूँ कि मैं दूसरे नंबर पे था। और इसीलिए मुझे, मेरे पास जो है कठिन परिस्थितियों में भी जो एग्जाम देने के लिए जो लाइसेंस था वो इसीलिए मिल पाया कि मैं घर पे सबसे बड़ा नहीं था, घर पे दूसरे नंबर पे था। तो मैं बहुत सारी चीजें जो है वो कर सकता कर था, सकते, भले ही जिम्मेदारियों का भैया और बोझ पापा। नहीं था आप पर। जी, जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन वो बोझ जो था ना वो हाँ, हल्का कम मतलब, था। ज्यादा हाँ। सारा बोझ जो है पापा, मम्मी और भैया ने उठा रखा था और उठा रखा भी है। अब भी शायद मैं कितना भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, घर को तो चला तो वही रहे होंगे, मैं तो बस पीछे से सपोर्ट ही, मैं तो पीछे से बस धक्का ही लगा सकता हूँ। ड्राइवर्स तो वही है गाड़ी के। कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपने बच्चे, अपने पिता के लिए, माता के लिए, सबके लिए वो बच्चा ही रहता है। लेकिन जी फिर भी एक मतलब गौरवान्वित तो परिवार होता ही है कि हाँ चलो, इतनी मुश्किलों के बावजूद मेरा बच्चा बना है। तो ये खुशखबरी बिल्कुल। जब आपने अपने पिताजी को दी थी, तो मतलब कैसा महसूस कर रहे थे? जी, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए ये मेरा तीसरा प्रयास था और मैं पहले ही घुटने टेक दिया था यूपीएससी के सामने। जिस दिन मैं 6 अगस्त को इंटरव्यू देने गया था, तो उस दिन भी बहुत कठिन कंडीशन था।
सुजाता मेहता मैडम का जी का बोर्ड था। मेरे से जो पहला कैंडिडेट था उसको काफी बुरी तरह से डांटा गया था, क्योंकि उसने सीरियसली इंटरव्यू को नहीं लिया था। तो इसमें मुझे लगा कि आज जो है मुझे भी घुटने टेकने की बारी है, कि अगर आज उन्होंने मुझे ज्यादा सवालों में उलझाया तो मैं हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कभी उलझाया नहीं। अगर मैं बोर्ड के सामने झुक रहा था तो बोर्ड भी जो है मुझे कॉपरेट करके दे रही थी। उन्होंने वो सवाल नहीं पूछे जिसमें मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। वो जानबूझ के जो है मुझे गुड लेंथ या ऐसा कह लीजिए कि वो दे रहे थे कि हाँ चलो ये सवालों को बता देगा आंसर। तो उस तरह से वो हो गया। और जैसा कि ये जो तीसरा प्रयास हो गया, इसके अंदर फिर जो इंटरव्यूज मेरा हो गया, काफी देर चला था इंटरव्यू, मैंने टाइम नोट नहीं किया था। उसके बाद जो है जो रिजल्ट की जैसे आप बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि शायद इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, लेकिन अभी नंबर्स देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू थोड़ा अच्छा रहा है। और जो आप बात की कह रहे थे, जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट जब आया था उससे पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ आईटी दिल्ली में था और टॉप फ्लोर पे पहले ही था। और जो 7th फ्लोर होता है हमारे मेन बिल्डिंग का, वहां पे हम लोग थे। वहां पे लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए हम लोग जा सकते थे। तो वहां पे जो लिफ्ट ऑपरेटर थे उनसे मेरी दोस्ती हो रखी थी। तो ऑलरेडी वो मैं वहां पे था, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि आधे घंटे में रिजल्ट आने वाला। तो मैंने सोचा कि जो भी हो, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे लिए शायद IRS IT जो है वही सही रहेगा। अगर मिल गया तो एक हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है कि IAS में जाना एक ड्रीम जॉब ही रहता है। तो वो फिर मिल गया। फिर हम लोग छत से नीचे आए, तब जाके रिजल्ट आया। तो जब हम नीचे चल रहे थे तो रिजल्ट आ गया। उसके बाद लिस्ट में चेक कर रहा था, मुझे तो नाम दिख नहीं रहा था। मेरा दोस्त भी साथ में देखा, बोला अरे ये देखो तेरा तेरा नाम 45वें नंबर है। मैंने कहा ओ क्या बात है। फिर मैं चौंक गया, मैंने 2 बार देखा, मैंने कहा यही है ना, ठीक है। फिर पापा को फोन किया, फिर वो तो हमसे ज्यादा खुश होंगे ही हमेशा, हम जितना भी खुश हो ले। हमारी सर्विस जो है जब हम कभी सफलता हासिल करते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं हमसे ज्यादा। तो मम्मी पापा वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। फिर बाकी परिवार वालों को पता चला, फिर दोस्तों को पता चला, फिर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आते ही रहे, फोन आते ही रहे। अब भी मैं सारे फोन्स और मैसेजेस को रिवर्ट बैक नहीं कर पाया हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है और उस समय अगर फोन आता तो मैं उठा लेता हूँ। जब जब समय मिलता है, मैं सुबह 4 बजे 5 बजे भी उठ के आजकल मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन तब भी अभी भी कवर नहीं हुआ। मैं अगर 100 मैसेज को रिप्लाई करूंगा तो 2 घंटे में 30 मैसेज वापस भी आ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कितने दिन में ये प्रक्रिया को पूरा कर पाऊंगा। जिन लोगों का भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, उसको उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं धीरे धीरे सबको रिप्लाई करूंगा। अब मैसेजेस को तो एटलीस्ट जरूर करूंगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अब आपने बताया कि 2-3 बार एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली थर्ड राउंड में आपने कामयाबी हासिल की, तो अक्सर जी जी लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारियों में विषय का चयन बहुत ज़रूरी होता है। जी तो जी जी क्या आपने कौन सी विषय को चुना था, और ये जी कितना जी इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? जी 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 जी। विषय जो हो गया, जो ऑप्शनल विषय जो हम लोग कहते हैं, जो एक एक्स्ट्रा पेपर, जो 2 पेपर्स होते हैं जो सबको अपना अपना चुनना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। पिछले अटेम्प्ट में जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर थे। इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ डिसेंट नंबर आ जाने चाहिए थर्ड अटेम्प्ट। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। मुझे लगता है ऑप्शनल का चुनाव जो है ना, वो करने के लिए आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे अपने आप से। एक तो पहला, ऑप्शनल जो है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की चीजें हमें पढ़नी है, तो ऑप्शनल में पहला जो सबसे प्राइम क्राइटेरिया, उसमें थोड़ा सा रुचि या इंटरेस्ट होना चाहिए। भले ही आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑप्शनल यूपीएससी ने कई सारे दे रखे हैं, मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा ऑप्शनल है यूपीएससी में। तो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद जो है, एक तो हमें ये देखना है कि हमें उसमें रुचि है कि नहीं। तो जैसे हो सकता है कि हमें स्कूल में ज्योग्राफी अच्छा लगता था, या हो सकता है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो अभी हम जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें पॉलिटी पसंद आ गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, तो हम लोग हो सकता है PSIR या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ही ऑप्शनल ले ले। कुछ लोगों को सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी पसंद आ जाता है, तो वो लोग सोशियोलॉजी ले लेते हैं। ज्योग्राफी पसंद आता तो ज्योग्राफी ऑप्शनल। कुछ लोग साइकोलॉजी के कोर्सेज कर रखे होते तो साइकोलॉजी ऑप्शन में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है, जो भी ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट आता है वो आप लीजिए। मुझे मैथमेटिक्स बचपन से ही मुझे पसंद था। यही एक सब्जेक्ट था जिसपे मैं सबसे थोड़ा ढंग से पढ़ता था, और बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे नंबर आते नहीं थे, बट मैथमेटिक्स में आ जाते थे। तो फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी आने लग गया। मैं स्कूल में टॉपर तो नहीं था, टॉपर में क्लास 12th में बना था पहली बार। जो 10th में मैं भले ही थर्ड रैंक पे आया था स्कूल में, बट 10th में मेरे CGPA 9 ही आई थी। उसके बाद जो जो रियल में मैं जो आने लगा टॉप रैंक्स में, वो क्लास 12th में था, जब मैं बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था। वहां से फिर थोड़ा सा जो है, मैं पढ़ाई को फिर सीरियसली लेने लगा। मैं
बचपन में बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं रहता था। एक बार लोग शायद ये मानेंगे नहीं, मैं 1 महीने तक स्कूल एक ऑन द ट्रॉट नहीं गया था क्योंकि स्कूल की जगह मैं क्रिकेट खेलता था या टीवी देखना पसंद था, तो थोड़ा सा इतना भी मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं था। धीरे धीरे जब क्लास 9 10th आया, तब धीरे धीरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि परिवार को बहुत ज्यादा इसको मतलब हमसे उम्मीदें हैं, तो फिर जो है मैं और ज्यादा सीरियस हुआ। ऐसा नहीं था कि बचपन में बिल्कुल पढ़ता नहीं था, लेकिन सीरियस भी नहीं था बहुत। मैं जब मुझे खेलने को मन होता था खेलता भी था, क्रिकेट या कुछ भी, गिल्ली डंडा सब खेलता था मैं। तो या चेस भी खेलता था कभी, और भी इंडोर स्पोर्ट्स है, तो मैं उस पर काफी इन्वॉल्व रहता था। फिर धीरे धीरे जो है क्लास 11 12 में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था। फिर आईआईटी जेई का जो प्रिपरेशन था, वो सबसे टफेस्ट प्रिपरेशन था। जो 2013 से 14 था, एक तरह से वनवास था मेरे लिए वो। तो उससे ज्यादा मोनोटोनस या क्या बोले कि एक ही तरह की जिंदगी कभी नहीं थी 2013 से 14। उसके बाद जब वो क्लियर हो गया, फिर मुझे लगा कि चलो अब काम आसान हुआ। फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन भी टफ था, लेकिन 2013 से 14 का प्रिपरेशन सबसे टफ था, क्योंकि वहां पे अगर नहीं होता मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन, तो शायद यूपीएससी भी कभी कर भी नहीं पाता, क्योंकि फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती और जॉब लेना ही पड़ता। यूपीएससी में एक बैकअप की तरह काम कर रहा था आईआईटी जेई का मेरे लिए डिग्री, कि अगर नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं, तो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो घर पे कोचिंग खोल लेंगे, कम से कम लोग आ जाएंगे आईआईटी जेई का नाम देख के कि हाँ ये सर ने आईआईटी जेई क्लियर किया, इनसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास फ्रीडम था, और भी फ्रीडम मिले कि जो मुझे स्कॉलरशिप जो मिल गया था आईआईटी दिल्ली में, तो उसके कारण पहले दिन ही मैंने लोन के पेपर ले लिए थे वहां पे, जब मैं आईआईटी जेई में गया था, आईआईटी दिल्ली में आया था। क्योंकि फीस जो है इतनी भी सस्ती नहीं होती कि मैं अफोर्ड कर सकूं। फिर मुझे स्कॉलरशिप का तो पता तो था, मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मिलेगा कि नहीं। मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे यहाँ पे प्रोसीजरल डिफिकल्टीज थे। इस समय जो है मुझे सिस्टम में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये यहाँ से समझ में आने लगा। यहाँ से जो है रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा सा मैं सीरियसली लेने लगा। तो जो सर थे हमारे आईआईटी दिल्ली में, उन्होंने दिखाया कि ये देखो सिग्नेचर में यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे स्टैंप नहीं लगा, यहाँ पे ये कॉलम मिसिंग है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है मुझे इंटरेस्ट आने लग गया सिस्टम में। तो फिर जो है वो फिर आईआईटी दिल्ली में मेनली फाउंडेशन चालू हुआ, इसीलिए मैं थर्ड ईयर में जब मैं आया तब जाके प्रिपरेशन फॉर्मली स्टार्ट किया। बचपन से मेरा कभी सपना था ही नहीं आईएएस या आईपीएस बनना। बचपन से सपना था कि कभी गवर्नमेंट जॉब में जाओ, कभी लग रहा था कि कॉर्पोरेट में ज्वाइन करेंगे, 30 लाख टाइप कुछ मिल जाएगा सालाना, बढ़िया कार वार खरीदेंगे। बट धीरे धीरे समझ में आ गया ये सब मेरा कभी है ही नहीं अंदर से ख्वाब। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की गाड़ी ज्यादा मुझे पसंद है, ये ऑडी या बीएमडब्ल्यू से। तो जी। फिर इसीलिए जो है, हाँ इसीलिए मैं फिर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन किया। हालांकि ये गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें तो अब भी मुझे एक्साइट नहीं करते, अभी भी मुझे जो है स्कूटी या साइकिल चलाना ज्यादा पसंद है। बट एनीवेज मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ, तो इधर वापस आ जाते हैं। सो इसके बाद जो है रिजल्ट आ गया, और अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अभी शायद दिसंबर में हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो जिस तरह से कहते हैं कि तैयारियों में एक लैंग्वेज बैरियर भी कहीं ना कहीं होता है कि ज्यादातर जी, अभ्यर्थी आई जो एम रियली है सॉरी, आई एम आई एम रियली सॉरी सर। मुझे लग रहा है एक पॉइंट में मिस कर गया। ऑप्शनल की बात कर रहे थे, जैसे एक जी। पॉइंट तो मैंने इम्फेसाइज कर दिया, इंटरेस्ट हमें देखना चाहिए। जी। दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लेना चाहिए उस ऑप्शनल के, कि पास्ट ईयर क्वेश्चन और सिलेबस अगर हम हल्का फुल्का, अगर हमें एक्सपोजर है, अगर हमें लग रहा कर लेंगे, तो फिर उठा सकते हैं। और तीसरा जो है, जो भी लोग वो ऑप्शनल ऑलरेडी दे चुके हैं, जिनके नंबर आ चुके हैं, उनको या तो टॉक्स देख लीजिए या फिर उनसे डायरेक्टली बात कीजिए। अगर डायरेक्टली बात हो जाए तो बेस्ट है। या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका एग्जाम पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इस ये 3 क्राइटेरिया लगा के हम लोग ऑप्शनल चुन सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट, दूसरा होना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। भले ही आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5% या 2% ऑफ द पजल तो समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है जब आप पहली बार देखेंगे। और तीसरा जो है, जो लोग भी ऑप्शनल में अच्छा किए उनसे डायरेक्टली बात करिए, या फिर उनके टॉक्स वगैरह देखिए। अगर आपको लगता है कि वो अनबायस्ड टॉक्स दे रहे हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है ऑप्शनल को चुनने का। जी अक्सर ये देखने को मिलता है, या ये कह लीजिए कि ये भी कहा जाता है कि लैंग्वेज बैरियर भी एक जी वजह होती है जिससे अभ्यर्थी कामयाब नहीं हो पाते हैं। जी जी इसको जी आप जी किस जी तरह से देखें? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। शायद इसमें मैं थोड़ा सा बेहतर आंसर करूंगा। लैंग्वेज बैरियर कुछ हद तक रहता है। भाषा जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी रोकना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो बहुत बार जो लैंग्वेज, जैसे बहुत लोग रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी में हैं, तो कई बार उन्हें बहुत सारे बुक्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो है हर भाषा में हमने चीजों को ट्रांसलेट भी किया है। हिंदी में भी अच्छे न्यूज़पेपर्स आते हैं, हिंदी में भी एनसीईआरटीज और जो मेन बुक्स है यूपीएससी के सारे मिल जाएंगे।
और हिंदी के जो भी लोग हैं, छात्रगण हैं, वो लोग जो इंग्लिश भी समझते हैं काफी हद तक, तो वो लोग बहुत बार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको जो समझना है वो समझ जाता है और उसे हिंदी में लिख लेते हैं। और जैसे भाषा पे बात करें, बहुत लोग जैसे मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई मेंस अगर हम इंग्लिश में लिखे, क्या इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? तो हाँ, इस सवाल का जवाब है यस। और मेरा जो इस बार का इंटरव्यू था वो हिंदी में ही दिया था। लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था। तो अगर आप चाहे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपना इंटरव्यू का मीडियम आप हिंदी भी चुन सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज, इंग्लिश, या फिर जो 22 हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है, शेड्यूल 8 जो है हमारा भारतीय संविधान का, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, उसमें से जहां तक मुझे याद है कोई सा भी ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये सब में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें इंटरव्यू देना चाहिए या पर्सनैलिटी टेस्ट देना चाहिए। वहां पे वो लोग भाषा के बेसिस पे जज नहीं करते लोगों को कि वो कैसा उनका व्यक्तित्व है। आप जिस भी भाषा में अपने बातों को सही से कन्वे कर पा रहे हैं बोर्ड को, उस भाषा को चुनिए। और हिंदी का मतलब शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं होता। यूपीएससी का जो बोर्ड है वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहेगी। तो वो हमारे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या बायोडेटा को देख के ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है, हाँ, इसने स्कूलिंग सरकारी स्कूल से की है या प्राइवेट स्कूल से की है, और मिडिल क्लास फैमिली से। तो हो सकता है उसको इंग्लिश लिखना आता है और हिंदी बोलना आता है, तो इससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मुझसे क्वेश्चन ही सुजाता मेहता मैडम, भले ही वो इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही यही पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एजुकेशन और वर्क के डिटेल्स बता के। अब इन्होंने शुद्ध हिंदी बिल्कुल प्रयोग नहीं किया कि आप अपना परिचय दीजिए, अपना कार्य और शिक्षा के बारे में बता के। तो वहां पे जो है, जो हम और आप जिस तरह से बातें करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स, उस तरह से वो लोग पूछते हैं। तो ये भी जनरली बोर्ड्स जो है समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो शुद्ध हिंदी वाला है कि नहीं। अगर आप हिंदी माध्यम से ही पढ़ के आए हैं, हिंदी माध्यम में ही पूरा मेंस लिखा है, तो समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है हिंदी माध्यम में बात करना चाहता है, तो वो भी शुद्ध हिंदी प्रयोग करना चालू कर देंगे। और मेरे में मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने यही समझाया था कि अगर हिंदी में बोलने में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलो। हिंदी मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स, शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं है। हम जीडीपी को जीडीपी बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद नहीं बोलेंगे। अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी आप बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता को आप नेसेसरी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उनको मैसेज जो है वो कन्वे करके आइए। हमें शुद्ध हिंदी हमें दिखाना भी नहीं है और शुद्ध इंग्लिश भी हमें दिखानी नहीं है। हम इंडियन है, हम इंडियन के ही तरह रहना चाहिए। ये भी सुनने को मिलता है कि यूपीएससी में ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, कि जी जी मतलब जी काफी ट्रिकी होता है। तो इसको किस जी तरह जी से जी देखते हैं? आपसे कैसा सवाल पूछा गया था और आपने जी क्या जवाब दिया था? जी जी जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से सारे सवाल आज आप अच्छे अच्छे चुन के लाए हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। जी, यूपीएससी में जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सवाल वो लोग पूछते क्या है। पहले तो मैं यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोसेस का थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसे इंटरव्यू की जगह हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। यूपीएससी भी जो जी। सिलेबस में इसे पर्सनैलिटी टेस्ट लिख के देता है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे इंटरव्यू की जगह वो हमारे व्यक्तित्व को जांच कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। और इसका तरीका है सवाल जवाब करके। वो लोग इतने ज्यादा ही ज्ञानी और इतने ज्यादा अनुभवी लोग हैं और ट्रेंड लोग हैं कि वो हमसे बात करके हमारे व्यक्तित्व को जांच लेते हैं। 70 to 80% टाइम वो लोग इसमें सफल रहते हैं। 20% मैं मानता हूँ कि कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो नार्को टेस्ट भी 100% प्रूफ नहीं है, ये हमें भी पता है। तो यूपीएससी बोर्ड जो है जहां तक हो सके 70 to 80% ऑफ द टाइम लोगों के व्यक्तित्व को जांच लेते हैं। तो ये करते हैं। अब जो है जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस की बात है, तो वो लोग सवाल जो है वो जनरली हमारे 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो हमारे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या बायोडेटा से सवाल, जैसे मैं अगर बिहार से आता हूँ तो बिहार से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आयकर विभाग में हूँ तो इनकम टैक्स का पूछ सकते हैं। और चाहे तो वो लोग कुछ भी नहीं पूछ सकते। हो सकता है वो कुछ एक दो पॉइंट उठा ले। हो सकता है कि जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था तो मैथमेटिक्स पे कुछ सवाल पूछे। सिविल इंजीनियरिंग से मैं था तो सिविल इंजीनियरिंग पे कुछ सवाल पूछे। लास्ट ईयर जो जब मैंने 2020 में दिया था, अस्मिता नागराज मैडम जी का बोर्ड था, तो उन्होंने फिर मैथमेटिक्स का कुछ नहीं पूछा था। इस बार जबकि मैथमेटिक्स के काफी सवाल आए, तो सवाल वो हमारे बायोडेटा के कुछ पॉइंट्स पकड़ लेंगे, उन पे सवाल पूछेंगे। दूसरा जो कैटेगरी के सवाल है वो करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं कि देश विदेश में अभी क्या चल रहा है, उसके आपके ऊपर सवाल पूछेंगे। देखेंगे कि आप अवेयर है कि नहीं, आप जागरूक व्यक्ति है कि नहीं। तीसरा जो सवाल होता है वो कह लीजिए कि तीसरा या चौथा कह लीजिए, तीसरा कह लीजिए एचआर क्वेश्चन, या आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों, मतलब खुद के बारे में जो सवाल, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आईएएस में क्यों आना चाहते हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या आपके गुण हैं, क्या आपने कभी किसी को रिश्वत दी है, क्या कभी आपने कुछ आरटीआई फाइल किया। इस तरह के जो सवाल है ये सारे आ सकते हैं। तीसरा जो आपके सीधे जो एचआर वाले क्वेश्चन है, या
चौथा जो सवाल हो सकता है वो थोड़ा सा कि उसके अंदर आपको किसी सिचुएशन में डाल दें, किसी जैसे कोई कंडीशन में डाल दें कि अगर आप डीएम बना दिए गए अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो किन दो क्षेत्र को, किन दो एरियाज में आप काम करोगे। जैसे कुछ लोग हेल्थ एजुकेशन बोल देते हैं, कुछ लोग और एरिया बताते हैं, हो सकता है एग्रीकल्चर बोल दे, कुछ लोग और भी बढ़िया जवाब लेके आते हैं कि हम किसी भी एरिया में काम करेंगे जिस एरिया में हमें काम करने के लिए कहा जाएगा। अगर हाँ, अगर मुझे चॉइस दी जाएगी तो मैं ये एरिया चुनूंगा। ये भी एक तरीका है जवाब देने का। तो जैसे जैसे लोगों की मेच्योरिटी और हर किसी के व्यक्तित्व के हिसाब से आंसर आता है। इसीलिए जो है, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ये ज्यादा आवश्यक नहीं है, हम जवाब क्या दे रहे हैं, किन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जो है हमारे ज्ञान या नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है। हमारा ज्ञान या नॉलेज जो है ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट हो जाता है, ऐसा यूपीएससी ने खुद लिख के दिया है। और एक्चुअली में यही होता है, जब वो हमसे कुछ फैक्ट्स भी पूछ रहे होते हैं तो वो हमारी अवेयरनेस या हमारी हम्बलनेस को भी चेक करते हैं। वो मानते हैं कि नहीं कि हमें पूरी चीजें नहीं आती है। हमें मान लेना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया की चीजें नहीं आती है। ब्रह्मांड क्या या सूरज के नीचे जो भी है, ये हर किसी को भी नहीं पता इस दुनिया में। तो वो लोग बहुत बार चाहते हैं हमसे सुनना कि आई डोंट नो या मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से ये हो गया। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, वहां पे अगर आप नहीं भी बता पाते तो इससे दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ट्रिकी क्वेश्चंस में अपना जो कामनेस है, जो अपनी जो व्यक्तित्व है, उसको बचाए रखना। आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगले सवाल में हम अच्छा करेंगे। जीवन कई मौके देते हैं। जैसे क्रिकेट में बहुत सी 6 गेंदें फेंकी जाती है, हम किसी भी बॉल पे छक्का मार दे तो ओवर का काम हो जाता है। हो तो जाता ऐसे यूपीएससी बोर्ड भी बहुत सारे सवाल हमें दे रहे होते हैं, उनमें से किसी पे भी अगर हमने उन्हें इंप्रेस कर दे तो हो जाएंगे। और किसी पे भी अगर हमने बहुत खराब शॉट खेल दिया, जैसे है। ऐसा शॉट खेला कि हीट विकेट ही हो गए तो, या बहुत घटिया आंसर दे दिया, तो उससे हमारा हम आउट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है, ज्यादा सवालों के जवाब देना या कम सवालों के जवाब देना ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि हम व्यक्तित्व के कितना अच्छा से झलका रहे हैं, अपने जो वैल्यूज है, जो हमारे जो कोर गुण है, वो उसको दिखा पा रहे कि नहीं, क्या हम एक अच्छे सिविल सेवक बनने के हमारे अंदर गुण है कि नहीं, ये मेनली जांच रहे हैं। और अगर ज्यादा, अगर बहुत सारे लोगों को जैसे प्रश्न है कि एग्जैक्टली क्या सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में @PTT2019, उस पर एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट करके एक चैनल होगा, 18-20 हजार लोग हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, PTT, PTT फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद 2019। तो ये जो अगर आप सर्च करेंगे एक चैनल मिल जाएगा, वो वहां पे आप जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट करके चैनल, इसके अंदर जो भी लोग इंटरव्यूज देते हैं यूपीएससी का, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं हम। तो यहाँ पे वो सवाल नहीं पूछे जाते जो फेसबुक पे हम देखते हैं कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, या अंडे को बिल्कुल। कैसे गिराए फर्श पे कि फर्श ना टूटे या कुछ ना टूटे, इस तरह के सवाल नहीं, जो नहीं पूछे जाते हैं जनरली। जो है जनरली नहीं पूछे जाता, बहुत रेयरली इस तरह के सवाल पूछते हैं। वो आपसे सिंपल पूछेंगे कि आपका कार्य के बारे में बताइए, वर्क के बारे में बताइए, कॉलेज में आपने क्या क्या किया, कहाँ घूमने गए थे। कभी कभी पूछेंगे, अच्छा वहां पे आपने देखा होगा बहुत कूड़ा कचरा फैला रहता है, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सवाल है, और जो आपके व्यक्तित्व को जांच करने वाले सवाल है, ये पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस के जैसे मॉक इंटरव्यूज जो है, जो हम देखते हैं यूट्यूब पे, वो रियल इंटरव्यूज नहीं है। बहुत बार लोग उसे रियल इंटरव्यू समझते हैं। रियल इंटरव्यू हमें कभी मिलेगा नहीं इसका वीडियो। ये शायद जी। वीडियो हमें यूपीएससी के म्यूजियम में मिलेगा। शायद म्यूजियम में जब मैं रिसेंटली गया था तो मुझे एक वीडियो दिखा था, वही था शायद एक्चुअल इंटरव्यू, बहुत पुराना। तो रियल इंटरव्यू कैसे होता है, ये तो जो व्यक्ति जाता है वहां पे उसे पता होता है। और दूसरा जो है, यूपीएससी म्यूजियम में हम जा सकते हैं, हर किसी के लिए खुला रहता है। म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि बोर्ड पुराने जमाने में कैसा होता था। 5 लोगों का जनरली बोर्ड होता है। जो चेयरपर्सन होता है वो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, बाकी 4 लोग जो है वो एस्टीम्ड मेंबर्स होते हैं, जो कहीं से बुलाया जाता है। जैसे प्रोफेसर होते हैं आईआईटी दिल्ली के, डीयू के, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अशोका यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस तरह से बहुत सारे जो एस्टीम्ड लोग होते हैं, वो 4 लोग होते हैं। और एक पर्सन जो चेयर पर्सन होता है, ये यूपीएससी के मेंबर है। जो द कमीशन अगर हम देखेंगे upsc.gov.in पे, तो वो कोई एक पर्सन जो हमारे चेयरपर्सन होंगे, और बाकी 4 लोग होंगे। और जो हमें कौन सा बोर्ड मिलेगा ये सब रैंडमाइज होता है, हमें उसी दिन पता चलता है। और हम लोग जो है घड़ी वगैरह भी नहीं पहन सकते हैं उस दिन। घड़ी वगैरह, घड़ी और हमारे जो भी गले में माला या जो भी हम अंगूठी धारण करते हैं, सब निकाल दिए जाएंगे। तो ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, अगर आपके लिए सब लकी है तो पहले ही इसके लिए तैयार रहिएगा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये सारे आभूषण निकाल दिए जाएंगे, सिर्फ आप बेल्ट आपका रह जाएगा। बेल्ट, कोट, शर्ट, पैंट, और जो ये है, और जो महिलाओं के लिए जो साड़ी या जो सूट वो पहनते हैं, वही। कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिससे हम खतरा पहुंचा सकते हैं, वो नहीं रहेगा बेल्ट के अलावा। पेन भी हमारा ले लिया जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ जी। तो अनिल जी, चूंकि आपने आर्थिक तंगी का दौर देखा है,
तो जब आप एक ओहदे पर पहुंच जाएंगे तो आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं? जी, ये भी अच्छा सवाल है। इस पे मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है। जैसे मैंने यूट्यूब पे जो है अपना चैनल चला रहा हूँ, तो प्रीलिम्स पे 2 वीडियोस बना रखे हैं। एक जो वीडियो है वो है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स या इम्पोर्टेंट क्या है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, या इन जनरल कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है कुछ कॉमन सेंस से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी के जो एग्जाम के सेटर्स होते हैं उनके लिए मेरे लिए डीप रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग इस तरह से क्वेश्चंस डालते हैं कि बहुत बार सवालों में ही जवाब होते हैं। जैसे एक गाना भी था ओ माय गॉड से, कि ढूंढ सकते हैं हम, ढूंढो सवालों को जवाबों में, ढूंढता जी। है तो सवालों को जवाबों में। जी। तो यहाँ पे जो है जवाब सवालों के अंदर ही है। तो कई बार हम सवालों को अगर ध्यान से पढ़े तो उसी में कभी कभी जवाब मिलता है, जो हमारा जो कॉमन सेंस है वो आंसर कर देता है। तो ये जो है और जो आर्थिक तंगी से जो लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन मैंने दे रखा ऑलरेडी यूट्यूब पे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका मैं नाम लूंगा CSEwiki.org। CSE फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, विकी यानी विकीपीडिया का शॉर्ट, और .org, तो CSEWIKI.org। इस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो पुराने हमारे टॉपर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है, और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो फ्री में जो अगर आपको सारे अगर कंटेंट चाहिए, तो मैंने भी ऑलरेडी जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसके जो वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक होगा क्रैकिंग CSE करके, bit.ly/क्रैकिंग CSE, bit.ly/CRACKINGCSE। इस पे जाएंगे तो इस पे बहुत सारे मैंने लिंक्स लगा रखे हैं कि ये यहाँ पे ये बुक मिल जाएगा, यहाँ से सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज यहाँ से मिल जाएगा। तो जहां तक हो सके जितना कम कॉस्ट में प्रिपरेशन, मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। बस किताबें विताबें खरीदनी है, और टेस्ट वेस्ट सबके मैंने लिंक लगा रखे हैं। तो मेरे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट मैंने पूरा कंपाइल कर रखा। मैं और मेरा दोस्त है श्रेष्ठ अनुपम, जो AIR 19 थे और 2019 वाले अटेम्प्ट में, हम दोनों ने मिलकर कंपाइल किया था। और इस बार अभी मैंने डॉक्यूमेंट को फिर और मॉडिफाई करूंगा। उसके अंदर मैंने सब बता रखा था कि कोचिंग लेनी है क्या नहीं लेनी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं जनरल स्टडीज 1 के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, और भी मैं अपडेशन करूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने लिखित में ऑलरेडी दे दी थी, और वीडियोस में मैंने बोल के भी बता दिया। इसके अलावा कुछ कुछ मैं टॉक शोज और कर दूंगा। जो लोग भी आर्थिक, इनके लिए एक्चुअली मैं खुद भी इस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि पैसा या आर्थिक जो स्थिति है वो कभी एक कारण नहीं बनना चाहिए किसी को भी सिविल सेवाओं या उनके ड्रीम्स को पाने के लिए। मैं मानता हूँ हमेशा कि देश में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस उन्हें अगर हम अपॉर्चुनिटी अवसर दे दे तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। अगर हम देखें, नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड लेके आए, ऐसे बहुत सारे लोग और आएंगे जो देश के लिए गोल्ड लेके आएंगे, गोल्ड या किसी भी क्षेत्र में बढ़िया करके आएंगे। बस उन्हें अगर हम अवसर प्रदान कर दे तो वो जरूर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? आप किसे आइडल मानते हैं? जी, बहुत सारे प्रेरणा स्रोत है। पहले तो मेरे मम्मी पापा ही हो गए, तो वो तो है ही, हमेशा ही रहेंगे। और जी। इसके अलावा जैसे IIT में बहुत सारे लोग, या हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो गए, फिर आगे चल के जो है कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट थे, ऐसे बहुत सारे रहे। और एक जो क्रिकेट के दुनिया से जो मेरे लिए है इंस्पिरेशन रहता है, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, स्टीवन स्मिथ, जो जी। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने आप को, एक लेग स्पिनर के तरह आए, और आज जो है या क्रिकेट में टेस्ट मैच के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में माने जाते हैं। अगर डॉन डॉन ब्रैडमैन के बाद किसी का नाम आता है क्रिकेट के बैटिंग में, तो स्टीवन स्मिथ का आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे आइडियल्स थे। ऐसे जैसे सिविल सर्विसेज में एलेक्स पॉल मेनन सर है, वो भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। जो जिनके बारे में ALEXPAULMENON, तो वो तमिलनाडु के थे और छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, वो भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। इनके स्टोरीज अगर आप नेट पे डालेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। इनको एबडक्ट भी किया गया था, इसके लिए तो लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। धामतारी डिस्ट्रिक्ट में 80% लोगों को पॉवर्टी से बाहर किया था 2 साल के अंदर, और भी अच्छे काम करते रहे। इसके अलावा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग पामेसर है, जो मणिपुर कैडर है, जिन्होंने पीपल्स रोड कहते हैं, 100 किलोमीटर का रोड बनाया था विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग, और लोग उनके खुद सपोर्ट में आए थे, कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट में आए थे, सोशल मीडिया पे फंडिंग लेके आए थे। तो जो पीपल्स रोड भी उन्होंने बनाया था मणिपुर में। इसके अलावा और भी प्रशांत नायर सर है,
जो केरला कैडर के हैं, तो वो जो है ऑपरेशन सुलेमानी के लिए जाने जाते हैं, हंगर को डील करने के लिए, और भी बहुत सारे काम किए। ऐसे लेडी ऑफिसर्स भी है, जैसे नागालैंड कैडर में है प्रीतपाल कौर मैम है, जो आईपीएस में है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो वो भी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, ड्रग डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं ऐसे। और अगर हम रिसेंटली कोरोना वायरस में देखें, डॉक्टर राजेंद्र बारूद जी है महाराष्ट्र से, जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, उन्होंने सेकेंड वेव को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, शायद वो डॉक्टर थे इसलिए भी, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा था। और जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड वेव के दौरान भी ऑक्सीजन अवेलेबल था, क्योंकि प्लांट्स पहले ही लग गए थे, और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के लोग भी उस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे इलाज के लिए। इसके अलावा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने इतना वैक्सीनेशन हाई रेट करवा दिया। तो ये दिखाता है कि बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग नेगेटिव न्यूज तो हम देख लेते हैं कि किसी डीएम ने किसी को थप्पड़ मारा या और कुछ हुआ, ये तो हम देख लेते जरूर, ये हमें पता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग सिस्टम में बहुत अच्छा काम करे, तभी ये देश के पहिए आज दौड़ रहे हैं। 136 करोड़ के देश को चलाने के लिए 136 करोड़ लोग चाहिए, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट में भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम भी करके दे रहे हैं, जो साइलेंटली काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, शायद मैं नाम गिनते गिनते थक जाऊंगा, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। पीएससी एस्पिरेंट और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो अपनी कैरियर की तलाश कर जी रहे हैं? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी करियर ऑप्शन चुने, वो इस तरह से देखिए कि आप खुश किस में रहेंगे। ये नहीं देखना चाहिए कि आईएएस बनना है या हमें पॉलिटिक्स में जाना है या हमें स्पोर्ट्स में। हमें देखना चाहिए कि हम किस में अच्छे हैं और किस में हम खुश रहेंगे। अगर हम स्पोर्ट्स में जाके अच्छा करेंगे तो स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में अच्छा करेंगे तो इसमें जाइए, जिसमें भी आपको लग रहा है कि आप जीवन में सेटिस्फाइड या मतलब सुखी रहोगे उसमें जाइए। अगर देश में हम देख ही रहे, हर कोई हर क्षेत्र में बढ़िया कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, कुछ लोग अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ लोग अच्छे सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो इस तरह से युवाओं को अपना जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से करियर चूज करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे भैया या हमारे भाई या कोई नियर बाई फ्रेंड ये बन गया तो मैं भी यही करूंगा, भेड़ चाल नहीं करनी है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूती है, जिसमें भी आपको लगता है आप अच्छा करेंगे, वो करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, पहले तो ये। दूसरा जो है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो अगर आ चुके हैं प्रिपरेशन में, उनको मैं यही बोलूंगा कि जर्नी जो है वो कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। और जर्नी में एक चीज है कि कभी भी हम विफल नहीं होंगे, हमेशा सफल ही होंगे। जब जब हम विफलताएं आएंगी, अगर हम सफल नहीं भी हो पाए परीक्षा में, तो जो मैंने कहा था कि हमारा जो है थोड़ा सा हम्बल बनेंगे, सच्चे दोस्त हमें पता चलेंगे, कठिन बनेंगे। चौथा जो हम बाउंस बैक या रेजिलियंस आएगा, ये सारे हमें मिलेंगे उस समय। और अगर मान लो आप बाद में जब आप सफल होंगे तो आपको सफलता जो है वो ज्यादा मीठा लगेगा, तब आपको कद्र करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ आसानी से पाई गई चीजों की कद्र नहीं होती। तो जब आप बहुत कठिन परिश्रम करके कोई चीज पाते हो तो उसकी बहुत ज्यादा कद्र होती है, और फिर आपको अच्छा भी लगता है। और मान लीजिए अगर आपका नहीं भी हुआ सिलेक्शन, तो कोई बात नहीं, जो आप ज्ञान जो आप लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो आपके जीवन में हमेशा ही काम आएगा। आप एक अवेयर सिटीजन बन ही चुके हैं। अखबार अब आप समझ सकते हैं, लोगों के जो छोटी मोटी चीजें है वो आप समझ सकते हो, देश दुनिया में क्या चला, लोगों को कुछ कुछ जगह मदद भी कर सकते हो, सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा संविधान कैसे काम करता है, देश में जुडिशरी, पॉलिटिकल सिस्टम या लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब कैसे काम करता है, ये सब हमें देखने को ये समझने को मिलेगा। इकोनॉमी कैसे चलती है, तो हमारे जो दिमाग का जो हॉराइजन है या हमारी जो सोच जो है वो काफी ब्रॉडन हो जाएगी। तो चीजों पे हम अच्छा ओपिनियन भी बनाने लगेंगे, तो एक अवेयर सिटीजन तो जरूर बन जाएंगे। और अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो सर्विस में आएंगे और लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं अच्छे कामों से, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस, आईटी हो, जिसमें भी हम अच्छा काम करेंगे, लोग जो है अंत में लोगों का भला होना चाहिए, क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सबसे टॉप पे, ऐसा हमारा प्रियम्बल भी कहता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ दिशा भी सही होनी चाहिए। और मेहनत का ये मतलब नहीं है कि दिन में 16-18 घंटे पढ़ना। अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़ के भी आप अपने टारगेट्स पूरा करें तो 7 से 8 घंटा बेहतर है 10 या 12 घंटा से। मैं खुद 7 से 8 घंटा पढ़ता था, और जब जो है एग्जाम नजदीक आता था तब 10 से 12 कर देता था। 12 से ज्यादा मेरा कभी गया नहीं, मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं 10 से 11 ही मैक्सिमम होता था, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे सिर में दर्द होने लगता था। मैं बहुत बार खेलने या मॉर्निंग वॉक पे चले जाता था, गाने वाने सुनता था, कभी कभी क्रिकेट के वीडियोस भी देखता था। तो इस तरह से दिमाग को सिर्फ एक ही दिशा में नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि दिन भर पढ़ते नहीं रहना चाहिए। दिमाग को भी हमें आराम देना चाहिए। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, उस मशीन को भी आराम की जरूरत है। या तो हम आराम सो के कर सकते हैं, या आराम जो हो सकता है क्रिकेट खेल के या बैडमिंटन
आधे एक घंटे, या फिर मूवी देख के, या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस, जो भी आपको ठीक लगता है। दिमाग को थोड़ा सा शांत भी रखना चाहिए। ऐसे कंटिन्यूअसली हम पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़ा ये युद्ध है। युद्ध जैसे महाभारत का अगर 18 दिन युद्ध चला था, तो युद्ध में हर दिन हर समय युद्ध नहीं होता था, हर रोज लोग विश्राम करने जाते थे, फिर अगले दिन दोबारा युद्ध करते थे, तब जाके एक महाभारत का युद्ध जीता गया था। इसी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भी एक बहुत बड़ा युद्ध है। तो हमें जो है छोटे छोटे जो बैटल्स है, छोटे छोटे जो स्मॉल युद्ध है, वो जीतना पड़ेगा, और विराम भी करना पड़ेगा, फिर वापस भी आना पड़ेगा, जिसे हम रेजिलियंस बोलते हैं। तो बहुत बार हम फेल करेंगे, हो सकता है मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए, हो सकता है पहला अटेम्प्ट ना हो, दूसरा अटेम्प्ट ना हो, लेकिन वापस आना चाहिए। और हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट के बाद हो सकता है आपको लगे कि नहीं, अब मेरे लिए ये है नहीं, मुझे शायद जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कर लेना चाहिए। आपको जिसमें भी खुशी मिल रही है, आपको लग रहा है कि इसमें मैं ज्यादा भविष्य में अच्छा कर पाऊंगा, उस करियर ऑप्शन को चुनना चाहिए। हो सकता है बहुत बार सिविल सेवाओं में हम प्रिपरेशन में आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये हम भेड़ चाल की तरह आए थे। तो अगर हमें लगता है कि एग्जिट करना है, कोई और जॉब में जाना है, जैसे स्टेट का जैसे बीपीएससी होता है, यूपीपीसीएस होता है, ऐसे एग्जाम्स भी दे सकते हैं। मैंने भी आरबीआई का फॉर्म भर रखा था और एग्जाम दिया भी था, हालांकि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था आरबीआई का, जो मैंने 2019 का जब मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया था, लेकिन आरबीआई का मेरा प्रीलिम्स भी उस साल क्लियर नहीं हुआ था, और उसी साल देखिए यूपीएससी क्लियर हो गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ। तो इस तरह से ये बस मैं कहना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट है और अगर आप दृढ़ निश्चय हैं, सही दिशा में मेहनत कीजिए, जरूर सफल हो जाएंगे। और अब जो है इंटरनेट भी आ चुका है, बहुत सारा गाइडेंस इंटरनेट पे अवेलेबल है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप प्रिपरेशन कीजिए, उनके साथ अपनी कमियों को बताइए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आपको कुछ समाधान देंगे, उनसे सीखिए। हर व्यक्ति हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा सकता है। और मेहनत करते रहिए, और साथ साथ विश्राम भी कीजिए। 7-8 घंटे मुझे लगता है ऑन एवरेज देने से काम हो जाएगा। 1.5 से 2 साल मिनिमम लग ही जाते हैं ऑप्शनल और जनरल स्टडीज को तैयार करने में। उसके बाद जो है 1.5 साल मुझे लगता है लगभग लग जाता है अटेम्प्ट लिखने से पहले, अगर हम फॉर्मल तैयारी में इंटर किए। फिर उसके बाद आप आपका अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर आप देखिए कि अगर आपको लगता है अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो आप दीजिए। नहीं लग रहा है कि नहीं, अब मैं बर्न आउट कर चुका हूँ या अब और अटेम्प्ट्स नहीं देने, तो फिर ना दीजिए, फिर आप दूसरा करियर ऑप्शन चुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में मेंटल पीस। तो या आपका खुद का जीवन ही, अगर आप यूपीएससी ही बार बार दे रहे हो और उससे आपको डिप्रेशन आ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से प्रिपरेशन क्विट करके कहीं और चले जाना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तैयारी करते रहिए या नहीं करते रहिए, आपके ऊपर है। आपको खुद अपने आप को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो बहुत बार में भटकना पड़ेगा सवालों के जवाबों में। गौतम बुद्ध जी थे, वो भी भटके थे, तब जाके उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमें भी भटकना पड़ेगा बहुत बार ज्ञान प्राप्ति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया बुलाने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिल बोशाक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ओवरकम कर कर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन्होंने भी तीसरी बार कामयाबी हासिल की, जबकि इन्हें दूसरी बार में 616वीं रैंक जी इन्होंने जी हासिल जी की थी। और उसके बाद ये चाहते तो आसानी से नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उससे ओवरकम कर तीसरी बार कोशिश की और कामयाबी हासिल की। जी 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 तो इन्होंने बताया कि आपको अगर दृढ़ निश्चय है तो आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। जी इसी जी। तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।